तो दिल्ली वालों सावधान हो जाओ, क्योंकि कल आपके शहर में एक बहुत बड़ा तिलचट्टा आने वाला है और उसके स्वागत के लिए देश भर से जो भारत में है कॉकरोच और बड़े बड़े तिलचट्टे आने वाले हैं। इसकी घोषणा 3 जून को 3 तिलचट्टों ने की थी। अब जानते हैं उन 3 तिलचट्टों का नाम? एक एक करके मैं उन 3 तिलचट्टों का नाम भी बताऊंगा, उनका प्रोग्राम भी बताऊंगा और साथ में उनकी पूरी जन्म कुंडली यहाँ पे हम खोलेंगे कि वो लोग कौन है। और साथ में ही आपको याद है एक कालनेमी हुआ करता था राक्षस, तो उसी तरह आज के आधुनिक युग में जो 3 कालनेमी हैं उनकी भी जन्म कुंडली हम यहाँ पे खोलेंगे। तो बने रहिए साथ में इसके। तो पहले बात करते हैं सबसे बड़े तिलचट्टे की जो भारत में आने वाला है, और साथ में मैं इस वीडियो के साथ में कुछ ट्वीट्स भी लगा रहा हूं, उनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। उनको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी जन्म कुंडली की असली कहानी उन्हीं ट्वीट्स में छिपी हुई है। अगर आप वो ट्वीट्स मिस करते हैं तो इसका मतलब आपने वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दी है जो इनकी पूरी जन्म कुंडली खोलने के लिए काफी है। ये 3 तिलचट्टे जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, एक एक करके हम इनका परिचय देंगे। लेकिन सबसे पहले परिचय देंगे सबसे बड़े तिलचट्टे का, जिसका नाम है अभिजीत दिपके, जो भारत में क्रांति लाना चाहते हैं। यूएस में बैठे थे, अचानक एक दिन उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने सोचा कि भारत में क्रांति लेके आए। टेम्परेरी वीजा पे वहां बैठे हैं साहब। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनको यूएस से निकाला गया है। इनका ये अचानक प्रोग्राम नहीं बना, यूएस से इनको निकाला गया है। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है वो आप देखें, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं। लेकिन जिसने ये दावा किया है उसने अभिजीत दिपके को भी चुनौती दी है। उसने चुनौती देते हुए कहा है कि अभिजीत दिपके अपना पासपोर्ट सार्वजनिक करे कि उस पे यूएस की क्या स्टैंप लगी हुई है, यानी उसको डिपोर्ट करने की जो स्टैंप लगी है उसके पासपोर्ट पे वो नजर आ जाएगी। जब से इसको डिपोर्टेशन के ऑर्डर आए ना, ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है मेरे बारे में, ट्वीट कर रहा है इतनी सी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। मैंने तुझसे इतनी सी बात बोली है, तो झूठ बोल रहा, तो अपना पासपोर्ट दिखा दे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो दिखा दे पासपोर्ट, स्टैंप क्या लगी दिखा दे। बहुत बोला ना मैं इंडिया के रेवोल्यूशन करूंगा ये सब, तो दिखा पासपोर्ट। अगर अभिजीत दिपको को लगता है कि वो आदमी गलत बोल रहा है तो इतना ट्रांसपेरेंसी वाली ये बात बंदा करता है तो वो उसे अपने पासपोर्ट की वो स्टैंप भी सार्वजनिक कर देनी चाहिए। हालांकि ये 4 लाइन अपनी कभी भी बिना पढ़े नहीं बोल सकता था। इसके पिछले वीडियो वायरल हुए थे जिसमें 3 लाइनें नहीं बोल पा रहा था ढंग से। लेकिन इसने भारत आने का जो प्लान बताया उसमें रीड बाय सबको बताया कि मैं अंबेडकर का भी फैन हूं, मैं नेहरू का भी फैन हूं, मैं भगत सिंह का भी फैन हूं। ये सारी बिना रुके बोला। अच्छा पढ़ रहा था इस वाली वाला लाइन। लेकिन आपको पता है भारत में आ रहे हैं, आप हालांकि पता ही चल गया होगा जब से सीजीपी बनी है कि इनका आम आदमी पार्टी से भी कितना बड़ा लगाव रहा है। इनकी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर मनीष सिसोदिया के साथ में बड़ी चर्चित हुई थी, जिसमें यहाँ अपने भावभीनी श्रद्धांजलि कह लो या अपना प्यार कह लो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के प्रति दिखा रहे थे, जिसमें कहते कि भले ही मैं बोस्टन जा रहा हूं लेकिन ये दूरी नहीं रहेगी, मैं हमेशा आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। ये बात उन्होंने कही थी 2024 में। वो ट्वीट मैं साथ में इस वीडियो की लगा रहा हूं, आप पढ़िएगा इसे। सबसे पहले बात करते हैं सौरव दास की। साहब बोलते हैं भैया हमें क्या जरूरत है परमिशन लेने की। ये सही डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम परमिशन लेते हैं, ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं बट पुलिस से परमिशन नहीं लेना चाहते। दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगे, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए, क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर? यही बात जब अजीत अंजुम ने ये सबसे बड़े तिलचट्टे, याद रखिए जब मैं सबसे बड़ा तिलचट्टा कहूं तो वो संज्ञा मैंने अभिजीत दिपके को दी है। और ये जो 3 छोटे छोटे तिलचट्टे हैं इनके बारे में भी एक एक बताऊंगा, इसको याद रखिएगा, इसको भूलिए मत। तो जो सबसे बड़ा तिलचट्टा है उसने कहा है कि भैया मैं 6 जून को आऊंगा, वहीं से एयरपोर्ट से उतरूंगा और वहां से मार्च करते हुए हम जाएंगे जंतर मंतर पर। यानी परमिशन नहीं ली, स्पोक्स पर्सन रखने के लिए इसके पास समय है लेकिन परमिशन लेने के लिए इसके पास समय नहीं है। यानी ये क्या करना चाह रहा है? यानी जाहिर सी बात है कि जब परमिशन नहीं ली तो पुलिस इसको रोकेगी तो वहां पे रस्साकसी होगी, खींचतान होगी और वो फुटेज पूरी दुनिया में जाएगी। और पूरी दुनिया में जाएगी नहीं बल्कि उसको
बाकायदा पेड प्रमोशन करके भेजा जाएगा कि देखो डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, और जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से भुनाएंगी। वो चाहती यही है, खासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, जो अन्य जो शक्तियां हैं जो भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहती है, तो वो भुनाएंगी इस बात को। और भारत में बैठे हुए नेता भी इन तस्वीरों को बाकायदा शेयर करेंगे जो भारत में अराजकता लाना चाहते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा तिलचट्टा भी कह लो, या कह लो कि पप्पू साहब हैं, वो भी करेंगे इसको, शेयर करेंगे इसको। उनको भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उनका ही एक पालतू, यानी जो जर्मन शेफर्ड का एक कह लीजिए कुत्ता है, पिल्ला है, ये शंघाई में देनी पड़ रही है। क्योंकि इनको गाली तो क्या दें यार, हम कुछ कर तो सकते नहीं, ये देश के लिए साजिशें रच रहे हैं ये लोग बैठ के, तो हम क्या बोले इनको? आप क्या बोलोगे? इनके ट्वीट्स में बारी बारी लगाता जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनके ट्वीट्स पढ़ना मत भूलिए, जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूं उनके ट्वीट्स में साथ में लगाता जा रहा हूं। सौरभ जो दास हैं साहब कह रहे हैं कि हमें परमिशन लेने की जरूरत है। ये कैसा डेमोक्रेसी हो गया? जबकि जंतर मंतर पर परमिशन लेने के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा नाम लेते हैं, वही डेमोक्रेसी ये कहती है कि आपको जंतर मंतर पर परमिशन लेनी होगी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं वो बताता हूं आपको। दरअसल 2017 से जंतर मंतर पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था पुलिस ने प्रोटेस्ट का, क्योंकि वहां के जो स्थानीय नागरिक थे, जो लोकल थे, उनको शोर शराबा और दुनिया भर की परेशानी उनको झेलनी पड़ रही थी। इसके विरोध में कुछ संगठन गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां ये बात कह दी थी कि पूर्ण प्रतिबंध तो वहां पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये कोई जायज अधिकार नहीं है, ये पूर्ण अधिकार नहीं, अल्प अधिकार आपको इसके कह सकते हैं। यानी आप अगर प्रशासन चाहे तो वहां पे प्रतिबंध लगा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसका ये हवाला बार बार दे रहे हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक व्यवस्था, सिक्योरिटी और अन्य अरेंजमेंट के लिए देखते हुए और अन्य नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए प्रशासन जब चाहे प्रतिबंध लगा सकता है। इसलिए जब भी जंतर मंतर पर कोई प्रदर्शन करता है तो 7 दिन पहले दिल्ली सरकार से या दिल्ली पुलिस से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ताकि जो वीआईपी मूवमेंट है, जो अन्य जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उसका सही संचालन किया जा सकते, उसकी व्यवस्थाओं को देखा जा सकते। लेकिन साहब सबसे बड़े तिलचट्टे कह रहे हैं कि मैं तो भाई 6 जून को आऊंगा, वहीं से मार्च करता हुआ जंतर मंतर पर जाऊंगा और वहीं पे मैं परमिशन मांगूंगा, परमिशन दे दी तो ठीक है। यानी आपका मतलब वहां पे प्रोटेस्ट करना नहीं, और साथ में ये भी कह रहे कि मैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करूंगा। भाई जब आपको परमिशन की इजाजत नहीं है तो आप वहां बैठ कैसे सकते हो? और जब आप बैठ नहीं सकते और पुलिस आपको उठाएगी तो आप वो अराजकता की सारी हदें आप पार करने वाले हैं। वहां पे आप फोटो अपॉर्चुनिटी का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे अपने आप को हीरो बनाने के लिए। और आपके यहाँ पे जो सपोर्टिंग पार्टी हैं, जो आप जैसे लोगों को समर्थन करती है, वो उन तस्वीरों को फैलाएंगे। अब सौरभ दास जी का मैं एक ट्वीट लगा रहा हूँ, इस ट्वीट देखिए इनको जो टुकड़े टुकड़े गैंग का ये व्यक्ति है उमर खालिद, इनके साथ कितनी सहानुभूति है, ये मैडली उसके लिए सम्मान रखते हैं। देखिए ट्वीट्स पढ़िए, इसका पता चल जाएगा। अब बात करते हैं विजेता दहिया की, ये जिनका जो दूसरा स्पोक्स पर्सन है। विजेता दहिया है जर्मन शेफर्ड का पिल्ला, उसकी सारी स्क्रिप्ट यही व्यक्ति लिखता है। समझ रहे हैं आप? जर्मन शेफर्ड समझ रहे हैं? फोटो लगा रहा हूं मैं साथ में, देखते रहिएगा। जर्मन शेफर्ड यही व्यक्ति है और इसका पिल्ला है। इसकी सारी रिसर्च ये व्यक्ति विजेता दहिया करता है। अच्छा, विजेता दहिया की एक और खासियत है, सनातन धर्म, हिंदुओं और जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं उन पर टिप्पणी करने वाला एक बड़ा व्यक्ति है। ये लोगों को बहुत पसंद आता है, जो भी सनातन से नफरत करता है उसको ये व्यक्ति बहुत पसंद आता है। लेकिन इसकी आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई कन्वर्जन पे बोलने की, हलाला पे बोलने की, बुरके पे बोलने की। घूंघट पे बोलेगा, हिजाब पे नहीं बोलेगा। ये इनकी असलियत है। अच्छा, ये कालनेमी है, मैं बता रहा हूँ, कालनेमी की पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन ये कालनेमी है ये लोग। ठीक है, अब बात करते हैं एक और, आशुतोष रंग का कह लो, राक्षस कह लो, कुछ भी कह लो। ये साहब आशुतोष रंका है, इनकी पूरी बात समझिएगा। आशुतोष रंका साहब 24 मई तक अपने आप को आम आदमी पार्टी से जोड़कर दिखा रहे थे। इनकी जो प्रोफाइल थी फेसबुक पर, उसमें ये खुद को 24 मई तक आम आदमी पार्टी से जोड़ के दिखा रहे थे। लेकिन
3 जून को, यानी जिस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उस दिन वो आम आदमी पार्टी वाली चीज इन्होंने हटा दी। उस दिन ये सीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन गए। आपको खेल समझ में आ रहा है ना सारा कुछ? सारा खेल से समझ रहा है। इसके पीछे वही बैठा है आदमी, मफलर वाला मैन, मफलर मैन, सब वही है। पहले इसने जनता को मूर्ख बनाया था, और अब ये फिर नए तरीके से, यानी इस सारे षड्यंत्र के बीच में इन तीनों जो इन सब जो सारे कालनेमी हैं, ये सारे कालनेमियों के पीछे वही रावण बैठा हुआ है। रावण यानी आधुनिक रूप के ये तीनों कालनेमी का रावण है अरविंद केजरीवाल। मुझे ऐसा पूरा लगता है, क्योंकि ये सारे वामपंथी और जितने कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, नए कार्यकर्ता हैं, सभी का आम आदमी पार्टी से जुड़ाव रहा है, उनके कार्यकर्ता रहे हैं। एक आदमी तो 24 मई तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, और 3 जून को जिस दिन ये सीजेपी का प्रवक्ता बना है, उस दिन इसने आम आदमी पार्टी से अपने प्रोफाइल से वो चीज हटा दी। तो जैसे कालनेमी ने, जैसे रावण ने हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए कालनेमी को भेजा था, उसी तरह ये देश की और युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए इन 3 कालनेमियों को, हालांकि 3 नहीं बल्कि 4 जो ये तिलचट्टे हैं, एक सबसे बड़ा तिलचट्टा जो कल आने वाला है, और ये जो 3 तिलचट्टे हैं, इनको भेजा है। और मैं कहता हूं कि जनता को इस चीज से सावधान रहना चाहिए। ये साजिशें हैं, ये अराजकतावादी लोग हैं, ये वामपंथी लोग हैं, जो समाज में विघटन पैदा करने के लिए पैदा हुए हैं। इनकी विचारधारा हिंदुस्तान से जुड़ी हुई नहीं, इनको देश हित से कोई मतलब नहीं। ये प्योरली स्वार्थी लोग हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और कोई अंदेशा नहीं है। ये प्योरली स्वार्थी लोग हैं। इनको पता है कि कोई चीज कैसे फेमस की जाती है। जब बाहर से 370 यानी 5 अगस्त 2019 को जब 370 का खत्म हुई थी, तब ये तिलचट्टा, जो सबसे बड़ा तिलचट्टा है, अपनी ट्विटर पे लिखता है नीड टू स्टैंड विद कश्मीर। अब सोचिए ये कितना भारतीय है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद से जितने हमारे देश विरोधी गैंग थे, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे, उन्होंने हाथों में तिरंगा लेना भी शुरू कर दिया। पहले ये तिरंगे को देखते ही भड़क जाते थे, लेकिन ये जानते हैं कि जनता का मूड बदल चुका है, सरकारें बदल चुकी हैं। अब राष्ट्रवादी सरकारें ऐसे किसी लोग को बर्दाश्त नहीं करेगी जो तिरंगे के खिलाफ खड़ा रहेगा। तो इन्होंने नया तरीका अपनाया है, भारत विरोधी बातें करेंगे, भारत के हित में कोई काम नहीं करेंगे, और साथ में तिरंगा लेके चलेंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, इन सभी कालनेमियों से सावधान हो जाओ। इनको पहले देखो, इनका इतिहास जानो और इनके काम जानो, फिर आप खुद सोचो, आप खुद समझो, और उसके बाद फैसला लो। क्या इन सारे तिलचट्टों के साथ खड़ा होना भारत के हित में है या भारत के खिलाफ? और इससे भारत को क्या हासिल होने वाला है? क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भारत में अराजकता पैदा करने चाहती हैं, और उसमें ऐसे ही तिलचट्टे काम आते हैं। तो मेरा एक बार आपसे कहना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और हिंदुस्तान के बारे में एक बार जरूर सोचिए, भारत के बारे में एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि ऐसी शक्तियां पैसे के लिए, छोटे से नाम के लिए हिंदुस्तान के अपने धर्म को भी बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आपकी तो इनके सामने हैसियत ही क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।